नमस्कार दोस्तों, आशीष क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में अभी एक यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका हम आज सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये जो सेक्शन है ये ईवीएस का सेक्शन है। ठीक है, तो आज तो चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है WWF स्टैंड फॉर। तो दोस्तों, जो WWF है एक ये इसका जो आंसर है उसका आंसर है वर्ल्ड वाइड फंड। दोस्तों, एक्चुअली ये है क्या वर्ल्ड वाइड फंड? दोस्तों, ये एक एनजीओ है, और जो एनजीओ है जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करता है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करता है। ठीक है, और जो इसका जो लोगो है, लोगो पे दोस्तों इसके एक पांडा बना हुआ है, और कई बार एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है, इसका लोगो ही पूछ लिया जाता है। और जो इसका हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर दोस्तों ये इंग्लैंड में है, इंग्लैंड जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया WWF के पूरा विस्तार और पूरा विवरण। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन। दोस्तों, ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जो वैली ऑफ फ्लावर्स है दोस्तों एक नेशनल पार्क है जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा अपना उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। चलो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज प्राइमरली कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ द पोल्यूशन इन इंडिया। तो चलो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं कि जो कौन सी एजेंसी है जो कि डील करती है पोल्यूशन से। तो दोस्तों, सर्वे ऑफ इंडिया ये नहीं करती है डील, सेंट्रल वाटर कमीशन ये वाटर से डील करती है, और जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है दोस्तों एक ट्रिब्यूनल है जो कि ये इशूज़ जो मतलब केसेस होते हैं इन्वायरमेंटल रिलेटेड केसेस को जल्दी सॉल्व करने में मदद करता है, ये एक ट्रिब्यूनल है। तो इसका आंसर हो जाएगा CPCB। दोस्तों, ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ये क्या करता है, जो एयर और वाटर क्वालिटी को मैनेज करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CPCB। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कोटोपैक्सी इज एन एक्टिव वोल्केनो सिचुएटेड इन। तो जो कोटोपैक्सी है दोस्तों, कोटोपैक्सी एक एक्टिव वोल्केनो है जो कि साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ साउथ अमेरिका के मैप की, तो दोस्तों ये जो रेंज है ये एंडीज पर्वत है, यहाँ पे एंडीज पर्वत है। और जो यहाँ पे एक कंट्री है इक्वाडोर, तो ये जो कोटोपैक्सी जो वोल्केनो है ये इक्वाडोर में स्थित है। तो और यहाँ पर जो एंडीज पर्वत का भी पार्ट बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो एंडीज हो जाएगा। रॉकीज हमको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। ठीक है, और सिसिली यूरोप में होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो एंडीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, जो सांगपो रिवर है वो सांगपो रिवर ऑफ तिब्बत इन इंडिया इज नोन एज। दोस्तों, ये जो सांगपो रिवर है ये एक्चुअली ये इंडिया में नामचा बरवा एक जगह है, तो उसको क्रॉस करके इंडिया में बैंड होती है और इंडिया में एंटर करती है। तो इसी को दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र का ही जो नाम है वो तिब्बत में सांगपो रिवर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मोस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन। जो सबसे ज्यादा जैव विविधता है वो कहाँ पे पाई जाती है।
तो इसके जो ऑप्शन है सुरमा घाटी, फूलों की घाटी, दोरांग घाटी और शांत घाटी। दोस्तों मैं अपनी नेशनल पार्क वाली वीडियो में ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो ये एक्चुअली फ्लावर्स वैली भी एक नेशनल पार्क है जो कि अभी डिस्कस किया था, और साइलेंट वैली भी एक नेशनल पार्क है जो कि कहाँ है, ये साइलेंट वैली जो है ये केरल में स्थित है। और केरल में यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है, यदि ऑप्शन के अनुसार जाए तो यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है साइलेंट वैली में वो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो शांत घाटी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है, तो हमको नॉट ट्रू बताना है। ठीक है, तो चलो ऑप्शन से देखते हैं कि क्या इसका आंसर सही है। कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू, तो एलपीजी की जो उसमें मान होता है वो हाई होता है। ठीक है, ये तो करेक्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, एलपीजी एक क्लीन फ्यूल भी है। ठीक है, ये क्लीन फ्यूल भी है। मीथेन इमिटिंग इसे भी रोकते हैं। और ये देखते हैं बर्न विद ब्लू फ्लेम, यानी नीली ज्वाला से जलने वाला है एलपीजी, ये भी दोस्तों करेक्ट है। ठीक है, और जो ये बात है मीथेन की, दोस्तों हमको पता है कि जो एलपीजी है, एलपीजी में कौन कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन होती है, प्रोपेन होती है, और जो ये मीथेन है ये मीथेन एलपीजी में नहीं होती है। जो मीथेन होती है दोस्तों वो सीएनजी में होती है। ठीक है, तो इसका जो ये गलत हो जाएगा, तो हमको नॉट ट्रू चाहिए था, यानी असत्य कथन चाहिए था। तो जो ऑप्शन हमारा जो आंसर हो जाएगा तो दोस्तों वो हो जाएगा मीथेन इमिटिंग, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि जो पारिस्थितिक तंत्र के घटक है, यानी कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, तो दोस्तों इकोसिस्टम के जो घटक है, आइए पहले ऑप्शन से देख लेते हैं कि बायोटिक एबायोटिक ये तो दोस्तों होते हैं। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स ये भी होते हैं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर ये भी होते हैं, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स भी होते हैं। लेकिन जो टोटल कंपोनेंट होता है उसमें बायोटिक भी होता है और नॉन बायोटिक होता है, यानी एबायोटिक भी होता है। ये तो दोस्तों ये बायोटिक कंपोनेंट में ही आ जाते हैं। ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजिशन ये भी बायोटिक कंपोनेंट में ही आ जाते हैं। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ये भी बायोटिक में आ जाते हैं। तो दोस्तों जो होता है वो उसके जैविक तथा अजैविक पदार्थ दोनों होते हैं, यानी अजैविक भी पदार्थ होते हैं, जैसे माउंटेन हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये भी होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जैविक और अजैविक पदार्थ दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि मकर रेखा क्या है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो क्या है। दोस्तों अगर इसकी बात की जाए ये हो गया हमारा अर्थ, और जो ये दोस्तों जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड बोला जाता है। और जो ये वर्टिकल लाइन होती है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी देशांतर रेखाएं, ये अक्षांश रेखाएं होती है। और ये जो जीरो ये हो गया 23.5 और ये हो गया 23.5 साउथ। ठीक है, तो जो दोस्तों जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है 23.5 साउथ, यानी जो मकर रेखा होती है वो 23.5 साउथ होती है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट ये 23.5 साउथ ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि डायरेक्ट पूछा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछा होता तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी है, 23.5 नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो दोस्तों ये याद करने वाली चीज है कि इकोसिस्टम का सर्वप्रथम यूज किसने किया। जो दोस्तों टेंसले है, डॉक्टर एजी टेंसले, उन्होंने इकोसिस्टम का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टेंसले हो जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो इकोलॉजी है,
इकोलॉजी का प्रथम यूज किसने किया था, मतलब इकोलॉजी शब्द का प्रथम यूज किसने किया था, तो उसका नाम हो जाएगा अर्नेस्ट हैक्ल। ये दोस्तों ये क्वेश्चन भी याद रखना, अर्नेस्ट हैक्ल ने इकोलॉजी का शब्द का प्रयोग किया था फर्स्ट टाइम। और जो टेंसले है उसने इकोसिस्टम का टर्म यूज किया था, ठीक है, कॉइन किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो पोल स्टार है, पोल स्टार यानी ध्रुव तारा, वो किसको कहते हैं। तो दोस्तों जो उत्तरी तारे को ही हम पोल स्टार कहा जाता है। इसमें नॉर्थ स्टार यानी नॉर्थ स्टार को ही पोल स्टार कहा जाता है। तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन इंडिया, कब स्टार्ट किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम जानेंगे 1972 में। दोस्तों 1972 में क्या हुआ था, एक टाइगर सेंसस हुआ था पहली बार इंडिया में। तो उसमें जो टाइगर सेंसस में पाया गया कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो उसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, उसी चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था वो 1973 में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1973। और जो प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ स्टार्ट किया था, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्टार्ट किया गया था। और दोस्तों मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में यानी नेशनल पार्क वाली वीडियो में बताया था कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है दोस्तों, ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, कान्हा नेशनल पार्क, तो दोस्तों जो कान्हा नेशनल पार्क है वो एमपी में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमपी। इसमें कुछ नहीं करना, बस ये याद रखना था कि कान्हा नेशनल पार्क कौन सी उसमें कहाँ लोकेटेड है। दोस्तों इसी तरह नेशनल पार्क्स और जानने के लिए अब हमारी एक प्रीवियस वीडियो में नेशनल पार्क डाले हुए हैं, वहाँ पे सब इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स की लिस्ट दी हुई है और नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया गया है। तो वहाँ एक बार देख लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट कीजिए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था वो किन किन के मध्य हुआ। तो दोस्तों ऑप्शन पे चलते हैं। हिंदू एंड मुस्लिम के बीच, नहीं ये नहीं है। कांग्रेस एंड मुस्लिम, ये सही हो सकता है। मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, ये भी सही हो सकता है। और ब्रिटिश एंड इंडिया, नहीं। तो जो ये किस किस के बीच हुआ, तो दोस्तों यहाँ पे नरम दल और गरम दल भी के मध्य भी हुआ था। ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं लेकिन हमको एक चूज करना है, तो हम इस वाले ऑप्शन की तरफ जाएंगे, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, क्योंकि ये दो ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन के बीच हुआ था, ये दो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो जो हमको एक ही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा इसमें, वो है कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ठीक है। यानी आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में जो पैक्ट हुआ था वो साइन हुआ था। हालांकि उस पैक्ट में गरम दल और नरम दल यानी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट भी एक साथ आए थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2, यानी आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है वाइल्ड आर्ट सेंचुरी यानी जो जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों, ये अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं, ये अच्छे से नहीं बनाया, यानी ये दोस्तों गुजरात के एरिया में, ठीक है। इसका आंसर है ये जो लिटिल रन ऑफ कच्छ है, लिटिल रन ऑफ कच्छ है उसमें, और ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है। तो गुजरात में इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी वाइल्ड जो सेंचुरी है वो गुजरात के रन ऑफ कच्छ में स्थित है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, यानी इन फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम द टॉप कंज्यूमर्स आर।
दोस्तों टॉप कंज्यूमर्स की बात की जा रही है, तो हर्बीवोरस तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि हर्बीवोरस क्या, सॉरी, हर्बीवोरस टॉप कार्निवोरस कंज्यूमर नहीं है, ये कंज्यूमर है बट टॉप कंज्यूमर नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम इसकी फूड चेन की बात करें, सबसे पहले तो प्रोड्यूसर आते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं, ठीक है, फिर टॉप कंज्यूमर आते हैं, ठीक है। जो टॉप कंज्यूमर होते हैं दोस्तों, वे कार्निवोरस होते हैं, यानी मांसाहारी होते हैं, ठीक है। यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्लांट्स, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, हर्बीवोर्स। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्निवोर्स, यानी मांसाहारी, ठीक। तो ये क्योंकि बैक्टीरिया होगा नहीं, कार्निवोरस, आइदर कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस, ये भी नहीं होगा, क्योंकि कार्निवोरस होगा लेकिन हर्बीवोरस थोड़ा होगा, तो ऑप्शन ये वाला गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द मेन एटमॉस्फेयर लेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी वायुमंडल का प्रमुख हिस्सा जो पृथ्वी के सबसे पास है। तो अगर दोस्तों ये अर्थ है, तो सबसे जो पास है वो ट्रोपोस्फेयर है, यानी क्षोभ मंडल है। सारी जो एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज होती हैं वो इसमें ही होती है। मौसम, वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज जो होती हैं, मौसम संबंधी जो एक्टिविटीज होती हैं वो ट्रोपोस्फेयर में होती है। तो आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, ठीक है। और बात की जाए समताप मंडल की, समताप मंडल में दोस्तों ओजोन परत देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है वो कब पास किया गया था। तो दोस्तों ये तो डायरेक्ट याद करने का नियम है, वो याद करने की बात है कि जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था वो 2002 में आया था। तो ऑप्शन उसी तरह से, ऑप्शन सिर्फ एक ही हमको 2002 वाला मिल रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 2002। सो दोस्तों ये जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था, ये प्रोटेक्शन के लिए, किसके प्रोटेक्शन के लिए, प्लांट, यानी बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन के लिए आया था, यानी प्लांट्स और इकोसिस्टम को, यानी प्लांट डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो एक्ट पास किया गया 2002 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, यानी विच प्रैक्टिस इज इको फ्रेंडली। तो ऑप्शन देखते हैं, ग्रोइंग प्लांट्स इन ग्लास हाउस, नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि अगर ग्लास हाउस में होगा तो उसमें ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नहीं, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि एक जगह यहाँ खेती कर ली, फिर इस खेत को छोड़ दिया तो उसी जगह चले गए दूसरी। तो इससे क्या होता है, जो यहाँ पे प्लांट्स पौधे थे वो काट दिए गए, ठीक है। तो इससे बायोडाइवर्सिटी का, यानी इकोसिस्टम में नुकसान होता है, इसका, प्लांट्स का, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स कट जाते हैं। तो ये भी नहीं होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग, अब इसको होल्ड पे रखते हैं। कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज, दोस्तों हाई यील्डिंग वेराइटीज का जो कल्टीवेशन होता है उसमें फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, मैन मेड फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी जैविक खेती। उसमें क्यों इको फ्रेंडली होता है दोस्तों, ये इको फ्रेंडली इसलिए होता है क्योंकि इसमें सिंथेटिक जो फर्टिलाइजर है वो उसका यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो इको फ्रेंडली होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैविक खेती, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये बहुत सिंपल सवाल है कि एसिड रेन जो है उसमें कौन कौन सी एसिड पाया जाता है। दोस्तों बता दूं, एसिड रेन तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, प्लस जो नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों देखने को मिलती हैं। तो अगर ऑप्शन की बात की, यानी सल्फ्यूरिक एसिड सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, बोरिक एसिड नहीं, एसिडिक एसिड नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी वो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कार्बन डेटिंग रेफर्स टू, दोस्तों कार्बन डेटिंग रेफर्स टू जो कार्बन की डेटिंग है C14 डेटिंग, तो किस लिए होती है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। यूज ऑफ कार्बन फॉर राइटिंग ऑन व्हाइट बोर्ड, नहीं, ये नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रॉक्स, ये नहीं होगा, क्योंकि जो स्ट्रेंथ ऑफ रॉक्स है उसके लिए यूरेनियम डेटिंग होती है। यूरेनियम अगर किसी मिनरल में देखना है, मिनरल की डेटिंग करनी है तो यूरेनियम डेटिंग होती है। और एज ऑफ मटेरियल्स, एज ऑफ बोन्स की अगर बात की जाए तो उसके लिए कार्बन डेटिंग होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियां यानी सामग्रियों के आयु मापन के लिए कार्बन डेटिंग होती है, क्योंकि कार्बन डिके होता है और वो उससे हम टाइम का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कब राष्ट्रीय गान को अपनाया गया? ठीक है दोस्तों, ये बहुत सिंपल सा सवाल है और इसका आंसर जो हो जाएगा ये 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। ठीक है, और साथ साथ तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1949। अगर बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो वो जो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। और जो उसको मतलब जो उसको इफेक्ट दिया गया था, वो इफेक्ट कब दिया गया था? वो 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट दिया गया। और इसी दिन को 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रिपब्लिक एज ए रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 जनवरी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो बायोमैग्निफिकेशन है, बायोमैग्निफिकेशन इन द टर्म्स ऑफ EVS यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज की टर्म में बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है, ऑप्शन की ओर चलते हैं, जीव के आकार में वृद्धि, नहीं। समय के साथ उत्तक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, ये हो सकता है। चलो अब नेक्स्ट, ऑल ऑफ दीज, एक नहीं होगा तो ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। टू इंक्रीज द साइज ऑफ पिक्चर यूजिंग कंप्यूटर, ये नहीं, क्योंकि EVS से रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर है वो कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना, टॉक्सिक सब्सटेंस इन द टिश्यूज ऑफ ओवर टाइम। दोस्तों ये कहाँ देखने को मिलता है? ये अगर बात की जाए ओशियंस में, तो ओशियंस में वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो जो ये फिशेज हैं वो कुछ प्लांट्स वगैरह, ये जो कुछ एनिमल्स हैं, छोटी फिश हैं, उनको मतलब टेक करती हैं, खाती हैं। और जो वाटर में बहुत सारे जैसे पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं, तो उस पॉल्यूटेंट्स इनकी बॉडी में जाता है, फिर इनसे बड़ी मछलियों की बॉडी में जाता है, और धीरे धीरे ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, यानी नॉट ए एबायोटिक, यानी हमें बायोटिक वाला देखना है। नॉट ए एबायोटिक का मतलब बायोटिक वाला देखना है, यानी जैव वाला देखना है, जैव वाला। तो उस जो सॉइल हो जाएगा वो एबायोटिक हो जाएगा, प्रोटीन भी एबायोटिक हो जाएगा, फॉस्फोरस भी एबायोटिक हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फंगी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो दोस्तों एक ही बचा कवक, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ग्रीन पीस है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो दोस्तों सिडनी में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, नागासाकी नहीं है, एम्स्टर्डम में है। दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ग्रीन पीस है, जो ये ग्लोबल, ये क्या है? ग्लोबल कैंपेनिंग नेटवर्क है। इसमें कई सारे कंट्रीज आते हैं। ठीक है, और जो काम करता है किसके लिए? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है,
तो इन सब के लिए, डिफॉरेस्टेशन के लिए, इसको रोकने के लिए, ठीक है। तो ये जो ग्लोबल नेटवर्क है ये काम करता है, और जो इसका जो हेडक्वार्टर है एम्स्टर्डम में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन विद आर्सेनिक इज, यानी आर्सेनिक में द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है। तो दोस्तों ये एमपी में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है और बिहार में भी है। बट इसमें पूछा है कि जो मैक्सिमम है वो किस स्टेट में है। तो मैक्सिमम दोस्तों वेस्ट बंगाल में है। तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। और दोस्तों इसके 8 डिस्ट्रिक्ट, कुछ 70+ ब्लॉक्स है, उनमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आर्सेनिक की प्रॉब्लम वेस्ट बंगाल में इन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दक्कन ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया इज ड्रायर। जो दोस्तों पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं वो क्यों हैं। क्योंकि हम ये इंडिया मैप है, ये हो गया वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो दोस्तों ये जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, ठीक है, ये यहाँ पे वेस्टर्न घाट हो गया, तो इस साइड में तो बारिश हो जाती है। बट ये जो रीजन है ये इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, यानी ये रेन शेडो एरिया है, यानी रेन शेडो प्रभाव है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है, तो अब ये सूखा रहता है। तो इसका जो कारण हाई एल्टीट्यूड नहीं, लो टेम्परेचर इफेक्ट नहीं, प्रेशर इफेक्ट नहीं, तो आंसर हो जाएगा रेन शेडो एरिया। इस एरिया में बारिश नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो है पश्चिमी घाट, तो जो ये विंड है ये इन हाइट से टकराकर इधर ही बारिश करती है और ये शैडो एरिया बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रेन शैडो इफेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ये सोलर रेडिएशन पर यूनिट रिसीव एट द आउटर लिमिट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई में प्राप्त होने वाला सौर्य विकिरण कहलाती है। तो दोस्तों सोलर एनर्जी नहीं है, यहाँ पर यूनिट की बात करता है, तो इसका आंसर इंसोलेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पर यूनिट पर टाइम की बात की जाए तो सोलर कांस्टेंट आएगा, क्योंकि रेट पूछा जाए तो सोलर कांस्टेंट होगा, और वरना सोलर रेडिएशन पर यूनिट एरिया इंसोलेशन कहलाता है। तो इसमें कुछ नहीं करना, सूर्य तक इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन बोलता है जो मौलिक कर्तव्य है वो किस संविधान से लिया गया, किस कंट्री के संविधान से लिया गया। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है तो दोस्तों वो ली गई हैं यूएसएसआर रसिया, यानी रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। और ये कौन से आर्टिकल में, 15(1)(a) जो आर्टिकल है वो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है। और दोस्तों जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये किसकी, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से बनाया गया है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो स्वर्ण सिंह कमेटी है, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से हमारी जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये ऐड की गई। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यूएसएसआर यानी रसिया हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों ये हमने पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया। यूपी टेट, अभी यूपी में एक एग्ज़ाम हुआ था हाल फिलहाल, अभी 2-3 दिन पहले, तो उसका ये सॉल्यूशन है। दोस्तों यदि लेक्चर पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे साथ इसी तरह आगे दूसरी वीडियो के लिए यानी जीएस सेक्शन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।